यस, वी आर लाइव। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग सॉल्यूशन कर रहे हैं जुलाई के पेपर्स का। और आज हमारा जो सॉल्यूशन है ना, वो भाई 21 नहीं है भाई, 22 तारीख के सेकेंड शिफ्ट का हम पेपर सॉल्व करेंगे भाई, ठीक है। इससे पहले हमने 22 तारीख की पहली शिफ्ट का पेपर सॉल्व किया था, जिसमें 52 कंप्यूटर क्वेश्चंस की बात की थी। और इससे पहले 3 वीडियो जिसमें 21 के हमने फर्स्ट और सेकंड दोनों को समझा था। यानी सॉल्यूशन का मतलब ये है कि आपको 100% पेपर की गारंटी देना मेरी तरफ से, और उस गारंटी के लिए प्रूफ बताना कि क्यों मैं 100% गारंटी दे रहा हूं कि आपका पेपर क्वालिफाई होगा। वो रीजन क्या है? वो रीजन आपको टास्क एक दिया गया था, उस टास्क के अकॉर्डिंग आपको पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड करना था, इजी, मॉडरेट और हार्ड क्वेश्चन कैटेगरी में। और ये जो कैटेगरी है ना क्वेश्चंस की, ये आप अपने अकॉर्डिंग करोगे, मेरे अकॉर्डिंग नहीं। सॉल्यूशन में मैं आपको आके ये बताता हूं कि कौन सा वो क्वेश्चन है जो रियल में हार्ड कैटेगरी में जाना चाहिए। जब क्वेश्चन हार्ड कैटेगरी में जाता है तो हमारे माइंड में 2 सवाल आते हैं। पहला कि सर हमने अगर ये टॉपिक के साथ डील नहीं किया है तो क्या हमें इसे आगे पढ़ना चाहिए। दूसरा कि अगर कोई ऐसा टॉपिक जो आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है वो कितना डीप जा रहा है। इन दोनों पॉइंट पर ये सॉल्यूशन रहता है, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपने 22 तारीख जुलाई के जो पेपर्स है उसका कैटेगराइजेशन किया होगा। काफी लोगों ने मुझे व्हाट्सएप पर भेजा था, उम्मीद है कि आप लोगों ने भी भेजा होगा। और हाँ, जो स्टूडेंट सीपीसीटी सितंबर एग्जाम को टारगेट करें, मॉक टेस्ट हमारे ऑलरेडी लॉन्च हो चुके हैं, आप सभी को पता है। 2 महीने दे दिए, आई थिंक तीसरा भी आपको कल के डे में मिल जाएगा। लेकिन आपको पता है कि मॉक टेस्ट जितने ज्यादा जरूरी होते उतना ही होता है टॉपिक वाइज। तो इस समय मैं टॉपिक वाइज रिवीजन और सुपर क्विज करा रहा हूं, और तो आप उसे भी उसी मॉक टेस्ट वाले बैच में ले सकते हैं। यानी मॉक टेस्ट वाला बैच जो है वो एज अ क्रैश कोर्स काम करता है, क्योंकि हर टॉपिक का तो मैं उसमें आपको पढ़ाता हूँ, उसकी प्रैक्टिस कराता हूँ, साथ ही साथ में मैथ्स और रीजनिंग का भी उसमें कंटेंट आपको दिया जाता है। और पेपर सॉल्यूशन में तो आपको बता ही रहा हूं कि अगर आपको मैथ्स नहीं आता फिर भी मैं आपको 2 नंबर दूंगा, बाकी 4 पर आप तुक्का लगाओ, 2 पर एफर्ट डालो जिनको मैथ्स नहीं आता। बाकी आता है तो आपकी प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको एक पीडीएफ दी है, अगर आप उस पीडीएफ के साथ डील कर रहे होंगे तो आपने ये सारी चीजें फॉलो की होगी। मॉक टेस्ट के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लेना। अदरवाइज मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर है, उससे आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर लेना, तो वहां से भी हो जाएगा। यानी तरीके बहुत हैं जुड़ने के, बस आपको जुड़ना आना चाहिए, बाकी सब आपके ऊपर रहता है कि आपको क्या और कैसे करना है। चलिए मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूं एक बार, और पीडीएफ से हम समझते हैं कि क्या पेपर है और क्या उसका फंडामेंटल है भाई, ठीक है। तब तक किसी का कोई सवाल है तो भाई कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख दीजिए, मैं उसका जवाब दे दूंगा आपको। तो पीडीएफ मैंने सामने रिप्रेजेंट कर दी है, और पीडीएफ में क्वेश्चंस आप लोगों ने पढ़ रखे हैं। तो जो लोग क्वेश्चन देखकर नहीं आए तो आप टेंशन ना लें, क्वेश्चन मैं यहाँ पर पढ़ूंगा, पढ़ते ही आपको क्वेश्चन नंबर के साथ आंसर कर देना जो आपको करेक्ट लग रहा है। मेरा काम है एक्सप्लेन करना, वो मैं अपनी मतलब जो मेरी स्पीड है उसी स्पीड के आधार पर करूंगा भाई, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यानी ये कौन सा पेपर है? 22 जुलाई सेकंड शिफ्ट का पेपर है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रिप्रेजेंट हो रहा है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उम्मीद है कि आपको दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है? विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज लाइनेक्स? लाइनेक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? सर ये तो बहुत ही ज्यादा सरल है, सॉफ्ट सिस्टम में आता है, और सिस्टम में भी ओएस के अंदर आता है। क्यों? क्योंकि सिस्टम के अंदर हमने 4 पढ़े थे, हमने यूटिलिटी पढ़ा है, फर्मवेयर, ट्रांसलेटर और बायोस को पढ़ा था। तो ओएस के एग्जांपल्स में हमारा लाइनेक्स आता है। अगर लाइनेक्स की डेफिनेशन आपको पता है
तो लाइनेक्स को हमने OSS भी बोला था। से डिफाइन करने पर आप समझ गए होंगे कि OSS होता क्या है। ठीक है, चलिए मैं बढ़ता हूं आगे। क्वेश्चन आसान है तो ज्यादा समय नहीं लेंगे हम इस पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सुपर कंप्यूटर यानी टाइप ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड है। सुपर कंप्यूटर मुख्य रूप से किसके लिए उपयोग किया जाता है? वेरी गुड, बहुत अच्छे। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए नहीं, बिजनेस नहीं, प्रोफेशनल नहीं, डेटा इंटेंसिव ऑपरेशन के लिए। ये बात बिल्कुल सत्य है। सुपर बहुत ही ज्यादा फास्ट कंप्यूटर होता है। अगर आप टाइप ऑफ कंप्यूटर में जाएंगे तो दो प्रकार से हमने कंप्यूटर को डिवाइड किया था। अकॉर्डिंग टू साइज हमने देखा था, अकॉर्डिंग टू डेटा हैंडलिंग। डेटा हैंडलिंग में हमारे पास 3 थे, साइज के आधार पर हमारे पास 5 हम लोगों ने पढ़े थे। 5 में अगर वर्क स्टेशन हटा दोगे तो 4 तो मिनिमम रहती हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम और सुपर। ये हमने बेहतरीन तरीके से देखे थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेटवर्किंग डिवाइस? सर ब्रिज बिल्कुल होता है, राउटर होता है, हब होता है, लेकिन स्टाइलस नहीं होता। क्यों? ये मेरे हाथ में जो पेन है इसे हम स्टाइलस कहते हैं। सर ये ग्राफिक टैबलेट और टच स्क्रीन पे चलता है, ये सर इनपुट डिवाइस होता है। क्या होता है? इनपुट डिवाइस की कैटेगरी में आता है ये हमारा स्टाइलस। तो ये नेटवर्किंग तो नहीं आएगा भाई, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 4। क्वेश्चन नंबर 4, कौन सा फंक्शन एक्सेल के, भाई फंक्शन मुझे लग रहा है कि एक्सेल के फंक्शन की अब आपको उन फंक्शन की लिस्टिंग देनी पड़ेगी कि जो हम लोगों ने पढ़ा है उसके अलावा कौन से इंपोर्टेंट है, क्योंकि फंक्शंस के रिगार्डिंग हमें 2 ही पॉइंट की चर्चा करनी होती। पहला कि जो फंक्शन आपसे पूछा जा रहा है उसका यूज आखिर क्यों किया जाता है, और दूसरा होता है कि वो किस कैटेगरी में आता है। बस इतना आपके लिए सफिशिएंट है। क्या पूछा है? चाई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन, चाई या ची स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशन की लेफ्ट टाइल यानी बाई पुच्छल प्रायिकता लौटाता है, तो एक ही भैया है, चाई आएगा और एक्स क्यू का आएगा स्क्वायर, एक्स क्यू का आएगा स्क्वायर। बस यहां से लगा लो, ये चाई तो रहेगा या ची तो रहेगा। एक्स क्यू आप लोग जानते हैं, एक्स क्यू आपने पढ़ा था, अगर आपको याद हो सम एक्स क्यू फंक्शन मैंने पढ़ा था। देखो सम आप लोग जानते हैं एडिशन के लिए होता है, और एक्स क्यू सॉरी एस क्यू का मतलब होता है स्क्वायर, एस क्यू का मतलब होता है क्या? स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या पूछा? स्क्वायर ही पूछा था। तो बाकी ऑप्शन ऐसे थे। वैसे तो अगर आप जानते हैं तो आप बोलोगे सर ये इनवैलिड हैं, ठीक है ना। अगर आप इसको थोड़ा ऑपरेट करते तब भी आपको आंसर नजर आता, लेकिन नहीं आया तो ज्यादा इशू नहीं, क्योंकि ये एक्सेल का वो फंक्शन है जो कि हमारी लिस्टिंग के अकॉर्डिंग नहीं था, तो क्वेश्चन नहीं बनाए। फिर आप मतलब लीव कर सकते हैं, लेकिन समझना कैसे ये आप समझ लीजिए, क्योंकि एक्सेल के क्वेश्चन हमें कहीं ना कहीं टकरा रहे हैं, तो हमें भी उस एफर्ट में फिर थोड़ा सा प्रयास करना होगा। ठीक है, तो मैंने यहां पर समझाया कि एक्स क्यू का मतलब स्क्वायर होता है, तो यहां से आप ऑप्शन नंबर पहले को ले सकते थे, बाकी ऑप्शन इनवैलिड हैं। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट हो जाएगा हमारा। आगे है क्वेश्चन नंबर 5। कौन सा है क्वेश्चन नंबर 5? क्या है? कंप्यूटर का कौन सा हिस्सा कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन टाइप करने के लिए उपयोग किया जाता है? यानी हमारे कंप्यूटर में हमें इंफॉर्मेशन को टाइप करना, यानी कोई डेटा को, क्योंकि इंफॉर्मेशन या डेटा सर इनपुट डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं। किसका करते हैं? इनपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस में माउस बिल्कुल होता है, लेकिन इंफॉर्मेशन टाइप करनी है, क्या करना है? टाइप। तो टाइप का मतलब कीबोर्ड का ही हम लोग यूज करेंगे। बताया था कि आउटपुट जो हमारी डिवाइसेस होती है उन पर ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल। ये भी अगर आप गलत कर जाएंगे तो फिर पेपर का आप गलत सोच रहे हैं कि आप पेपर क्वालिफाई करेंगे। असेंबलर इज यूज टू ट्रांसलेट अ प्रोग्राम इन अ असेंबली लैंग्वेज। भाई असेंबली लैंग्वेज में लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है असेंबलर। असेंबली लैंग्वेज में जो प्रोग्राम लिखा है उसे ट्रांसलेट करेगा लो लेवल में। हमारे पास जो कंपाइलर और जो इंटरप्रेटर था
वो हाई लेवल प्रोग्राम को लो लेवल में करता है, ये आपको पता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, हाँ जी हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 की बात कर रहे हैं। 7 क्या है? एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज यूज्ड इन, यानी हमारा जो एम्बेडेड सॉफ्टवेयर है वो हम किस में यूज करते हैं। चलिए, पहला ऑप्शन है ऑनलाइन रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम के अंदर, यानी हम ऑनलाइन इंफॉर्मेशन सिस्टम में यूज करें। ई लर्निंग सॉफ्टवेयर बिल्कुल नहीं, मल्टीमीडिया बिल्कुल नहीं, स्मार्ट, देखो जब हमने, अगर आपको याद हो तो ऑनलाइन रेलवे की अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए तो फिर वहां पर एम्बेडेड नहीं होता। हाँ, रेलवे की करेक्ट पोजीशन अगर आपको चाहिए तब आप रियल टाइम एम्बेडेड सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं। तो हमने एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के 4 टाइप पढ़े थे। रियल टाइम हमारे पास एक था, स्टैंड अलोन, नेटवर्किंग और मोबाइल का आप लोग जानते हैं। आप जिस डिवाइस में मेरा वीडियो देख रहे हैं तो मोस्ट ऑफ द केस में आपके पास मोबाइल ही होगा, तो उसमें दिक्कत नहीं है। और नेटवर्किंग में दिक्कत नहीं, जितने भी हमारे एटीएम्स होते हैं सब में जो सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है वो एम्बेडेड ही होता है। स्मार्ट वॉच यानी ऐसी स्टैंड अलोन एक ऐसा एम्बेडेड सॉफ्टवेयर होता है जिसमें आउटपुट के लिए किसी होस्ट की जरूरत नहीं होती। जैसे आपका डोरबेल होता है, आपका रेफ्रिजरेटर होता है, एसी होता है, ये हमारे एम्बेडेड सॉफ्टवेयर के अंदर ही आते हैं, क्योंकि इसमें आउटपुट के लिए किसी होस्ट की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली देते हैं। और रियल टाइम तो आप लोग जानते हैं कि जैसे एयरक्राफ्ट में, मिसाइल में, ट्रैफिक सिग्नल में जो हमारे यूज होते हैं वो हमारे रियल टाइम होते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। तो कभी कभी क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन बाकी ऑप्शन के साथ भी आपको समझना चाहिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्टिकल डिस्क, ठीक है, कैन बी रिटर्न ओनली वंस विथ ऑडियो एंड वीडियो डेटा। यानी हमारे पास देखो, याद है तो बीडी मतलब ब्लू रे डिस्क। बीडी मतलब क्या है सर? ये ब्लू रे डिस्क की बात करता है। ये ई नहीं आता, आई थिंक ये नहीं आता। ब्लू रे डिस्क की बात करता है हमारा बीडी। और इस ब्लू रे डिस्क के लिए हमने क्वालिटी क्या पढ़ी थी सर? इसमें एचडी डेटा आता है, दूसरा इसका साइज 25 जीबी और 50 जीबी का होती है, ये इसकी क्वालिटी थी। और इसमें डेटा के लिए ब्लू रे यूज की जाती है, इसीलिए इसे ब्लू रे बोला जाता है, ठीक है। अब अगर आपको याद हो तो हमने ऑप्टिकल डिवाइस जो थी उनके लिए 4 टर्म पढ़े थे। एक आर पढ़ा था, एक आर डब्ल्यू है, और एक आपके पास रोम है और रैम, ये 4 पढ़े हैं। अगर आप ऑप्शन के साथ डील करोगे तो 2 ऑप्शन आप देखते ही हटा दो कि ये तो होंगे ही नहीं, क्योंकि ये पढ़े ही हैं। जब कोई ऑप्शन आपने पढ़ा ही नहीं है तो उसके साथ आप डील नहीं कर सकते। अब रोम का मतलब क्या होता है सर? रीड ओनली। क्या कर सकते हैं? जब रीड ओनली की बात आएगी तब आप रोम के साथ जाएंगे। और आर का मतलब था सिर्फ आप एक बार रिकॉर्ड कर सकते, एक बार डेटा लिख सकते हो। यहां पे लिखा भी है रिटर्न ओनली वन, सिर्फ एक बार डेटा लिखना है तो आर के साथ जाएंगे। फिर यहां पे बीडी की जगह सीडी होता, डीवीडी होता, कुछ भी होता, लेकिन यहां पर डेटा चेंज हो जाता। ये डेटा डीवीडी के लिए रहता, ऑडियो डेटा हमारा सीडी में आता है, वीडियो डेटा सीडी में नहीं आता, ठीक है। तो ऑप्शन पहला होगा। रोम मैंने आपको बता दिया सिर्फ रीड ओनली के लिए यूज किया जाता है। तो टर्म जरूरी है, टर्म्स का मेन खेल है। आगे है सीपीयू। सीपीयू का ब्लॉग जो ब्लॉगिंग क्या बोलते हैं, बुनियादी निर्माण ब्लॉग है, यानी सीपीयू का पार्ट एएलयू होता है। भाई बाकी कोई और पार्ट है ही नहीं सीपीयू का, क्योंकि सीपीयू के आपने 3 ही पार्ट पढ़े, एएलयू, सीयू और रजिस्टर। तो एएलयू हमें नजर आ रहा है, सीधा हम ऑप्शन लगा देंगे, इसमें ज्यादा समय अपना व्यतीत नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे पास कौन सा है भाई? 12 आई थिंक, 10 है। अच्छा 10 इतना पीछे। साउंड कार्ड, क्या लिखा है? साउंड कार्ड के निम्नलिखित में से किस कनेक्टर का उपयोग कंप्यूटर की हार्ड डिस्क में स्टीरियो सिस्टम या फिर वीसीआर जैसे बाहरी सोर्स साउंड सिग्नल को रिकॉर्ड या फिर मिक्स करने के लिए यूज करते हैं? यानी वो कौन सा कनेक्टर है जिससे हमारी साउंड कंप्यूटर के अंदर जाती है? सिंपल यही है।
अगर आपको साउंड के कनेक्शन याद हैं तो मैं आपको याद दिलाऊं, तब तक आप ऑप्शन करिए कि एक हमने माइक के लिए पढ़ा था जो रेड था, और एक हमने पढ़ा था स्पीकर के लिए। किसके लिए? स्पीकर के लिए सर, वो था हमारा ग्रीन, जिसे हम लाइन आउट के नाम से जानते हैं और इसे हम माइक के नाम से ही जानते हैं। एक पढ़ा था ब्लू, नीला, जिसे हम लाइन इन कहते हैं, ये लाइन इन था हमारे एज अ माइक्रोफोन ही यूज होता है। अब देखो ऑप्शन में आप देखेंगे तो ऑप्शन में एक ही ऑप्शन वैलिड है, बाकी इनवैलिड है, तो आंसर हो ही नहीं सकता। लाइन आउट है, ये स्पीकर की बात करता है। किसकी? स्पीकर की। यहां पर बात हो रही है इनपुट की और आप आउटपुट बता रहे हैं, तो ऑप्शन वैलिड नहीं है। ठीक है, उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आप इजी में नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि इजी में हम उन क्वेश्चंस को रखते हैं जिनका आंसर देखते ही निकल आता है। मॉडरेट में हम उन क्वेश्चंस को रखते हैं, आंसर तो आ जाता है लेकिन समय लगता है। आप इस क्वेश्चन को मॉडरेट में रखते सही था। अगर आपने हार्ड में रखा है तो भाई एक बार आप पीडी वाला जो रिवीजन है उसे आप जरूर देख लीजिएगा, वहां पर मैंने साउंड कनेक्शन आप लोगों को पढ़ाए थे। ठीक है, चल अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित में से कौन सी हाई लेवल प्रोग्रामिंग नहीं है? सी बिल्कुल है, प्लस प्लस बिल्कुल है, भाई बाइनरी कोड, बाइनरी तो आपकी लो लेवल में आ जाती, तो ऑप्शन नंबर 4 ही करेक्ट होगा। ये ऐसा है कि देखते ही आपसे बन जाएगा, इसमें दिक्कत नहीं आई। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। टैबलेट डिवाइस के संबंध में, टैबलेट डिवाइस के संबंध में लीनियर पॉलीलाइंस या फिर आकार के कोनों को ट्रेस करके या फिर एंटर करके डेटा को डैश करने की प्रक्रिया डिस्टाइजिंग के नाम से जानी जाती। यानी जब हम कुछ लिखते हैं तो उस डेटा की प्रोसेस को हम डिस्टाइजिंग कहते हैं, लेकिन उसको मेंटेन करने वाली जो प्रोसेस है, जो हमारे लाइंस को लीनियर लाइंस होती हैं या फिर उनके जो आकार हैं उनको इंटर करने के प्रोसेस से या फिर ट्रेस करने के प्रोसेस से क्या करती हैं? उसे कैप्चर करती है, उसे स्नैपिंग करती है, स्नूपिंग करती है या सैंपलिंग करेंगे। सर कैप्चर के बिना वो आउटपुट दे ही नहीं सकती, सबसे पहले कैप्चर ही होता है। ऑप्शन एक ऐसा ऑप्शन नहीं है जो किसी और के साथ आप डील करें। मोस्ट ऑफ द केस में अगर आप इंग्लिश में जाना चाहते हो तो इंग्लिश में भी आपको इसी प्रकार से नजर आएगा, यानी डेटा को क्या किया जाता है? कैप्चर किया जाता है। ये ऑप्शंस ऐसे हैं कि आप डील नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आप लोगों ने पढ़े ही नहीं है। लेकिन कैप्चर का मतलब आपने बायोमेट्रिक में भी पढ़ा है, आपने ग्राफिक टैबलेट में भी पढ़ा, डेफिनेशन ग्राफिक टैबलेट की पढ़ी है ना, वहां पर इस प्रकार के टर्म आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? डैश इज मैग्नीट्यूड द लेफ्ट मोस्ट बिट इन इज नॉट एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द नंबर। मतलब पहले तो ये जो क्वेश्चन है किस टॉपिक का है पहले मैं वो लिखा देता हूं। ये क्वेश्चन आपके नंबर सिस्टम का है। किसका है? नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। पूछा ये जा रहा है कि वो कौन सा मैग्नीट्यूड है जिसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट संख्या का हिस्सा नहीं होता। अनसाइंड है, साइंड है, डुअल साइंड है, अनसाइंड और डुअल साइंड है। ठीक है, अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे तो जो अनसाइंड मैग्नीट्यूड होता है, जो मैग्नीट्यूड होता है वो हमारी जितनी भी बिट्स हैं, हमारी जितनी भी बिट्स इस संख्या में उपयोग की जाती हैं उनको हम मैग्नीट्यूड ऑफ नंबर बोल सकते हैं अगर हमने अनसाइंड लगाया है। जैसे अगर आप मतलब बोले कि इसमें कोई भी साइन वैल्यू, यानी अनसाइंड का मतलब कोई साइन वैल्यू होती ही नहीं है, कोई साइन वैल्यू होती ही नहीं है, तो
इसमें जो मैग्नीट्यूड का पार्ट होता है ना, लेफ्ट मोस्ट बिट आपका मैग्नीट्यूड का पार्ट होगा। लेकिन मैं आता हूं पॉइंट पर, जो क्वेश्चन पूछा है उस पर। क्वेश्चन पूछा है इसका आंसर साइन मैग्नीट्यूड होगा। अभी साइन मैग्नीट्यूड क्यों होगा, रीजन क्या है? जब हम नंबर का रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो लेफ्ट मोस्ट बिट इज यूज टू एज अ साइन बिट, यानी हमारे नंबर की जो लेफ्ट होती है, क्योंकि आपने देखा होगा चाहे आप जैसे माइनस का कोई नंबर लिख लें, प्लस का लिख लें, तो हमेशा नंबर लेफ्ट मोस्ट में ही लगता है। तो जो लेफ्ट मोस्ट हमारी बिट है वो साइन बिट के फॉर्म में जानी जाती है, और रिमेनिंग जितनी भी बिट्स हैं उन्हें हम मैग्नीट्यूड ऑफ अ नंबर कहते हैं। तो अगर आपका साइन मतलब अगर आपकी जो साइन बिट है, मतलब लेफ्ट मोस्ट बिट अगर 0 है, तो समझ जाना वो पॉजिटिव नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आपकी लेफ्ट मोस्ट बिट 1 है, क्योंकि हमारे नंबर रिप्रेजेंटेशन में बिट में आपने 0 और 1 पढ़ी है, 1 हमारा नेगेटिव नंबर को इंडिकेट करता है। समझ में आया? कैसे, समझा देता हूं। सपोज दैट आपने नंबर लिखा, जैसे ये नंबर लिखा, तो ये जो नंबर है ना यहां पर, ये तो लेफ्ट मोस्ट वाली, यानी ये जो बिट है ना वो हमारे साइन ऑफ बिट के फॉर्म में डिफाइन की जाती है। अगर यहां पर 0 है तो ये पॉजिटिव नंबर को बताएगा, अगर यहां पर 1 है तो ये नेगेटिव नंबर को बताएगा। अगर आपको याद हो तो 1's कॉम्प्लीमेंट और 2's कॉम्प्लीमेंट यहीं से निकला था, और आपको याद हो तो 2's कॉम्प्लीमेंट को हमने नेगेटिव नंबर बोला था। क्या बोला था? नेगेटिव नंबर बोला था। वो यहीं से रिप्रेजेंटेशन होता है। तो आंसर में आएगा, यानी जो साइंड वैल्यू है हमारी, साइन, वो नंबर का पार्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो बिट्स के रिप्रेजेंटेशन के लिए यूज की जाती है साइन के फॉर्म में। मैग्नीट्यूड का पार्ट, मैग्नीट्यूड में बाकी रिमेन बिट्स आती है, यानी ये जो हमारे पास 3 बिट बची है ना, ये मैग्नीट्यूड में आएंगी। और अगर जो अनसाइंड हमारे पास मैग्नीट्यूड है, इसमें ऑल नंबर्स, ऑल बिट्स आर मैग्नीट्यूड, सारे मैग्नीट्यूड हो, क्योंकि इसमें साइन ही नहीं लगा है, और ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, थोड़ा अलग था, लेकिन था ऐसा कि आप लोग नहीं कर पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। 14 यानी 32 बिट पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्टेड, यानी जो 32 बिट का हमारे पास पीसीआई है, ट्रांसपोर्ट स्पीड 33 मेगाहर्ट्ज, यानी 33 मेगाहर्ट्ज की स्पीड है। यह डैश पर काम करेगा, कितने पर काम करेगा? 33 मेगाहर्ट्ज। सो ये 264 एमबीपीएस की स्पीड पर काम करेगा, ये 132 पे करेगा, 512 या 1 जीबी पे करेगा। तो यहां पर बात हो रही मेगा, यहां पर बात हो रही मेगा, तो मेगा में आप जाएंगे, एमबी में जाएंगे, जीबी में तो नहीं जाएंगे। अब 32 बिट है, 32 बिट लगाएंगे तो यानी आप यहां से आइडिया लगा सकते हैं 32 बिट रिप्रेजेंटेशन। एक होता है आपका पीसीआईई, तो वो 64 बिट का होता है, वो हमारा 64 बिट का होता है, जिसमें 512 होता है, 264 132, ये होगा भाई। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। पीसीआई ही है वो हमारा 64 बिट का पोर्ट होता है, और पीसीआई हमारा 32 बिट का पोर्ट होता है, जिसमें स्पीड 33 मेगाहर्ट्ज, तो इसकी जो मेजरमेंट स्पीड आएगी वो 132 एमबीपीएस की आएगी, यानी 132 पर सेकंड में आपका ट्रांसफर होगा मेगाबाइट में। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 15। ये तो भाई बहुत देखते ही आपको नजर आ रहा है। सीआरटी में इलेक्ट्रॉनिक गन्स होती कितनी? 3। क्यों?
क्योंकि हमें पता है कि हमारे जो मॉनिटर हैं, हमने कलर मोड केस में, आपने अगर याद हो तो कलर मोड आपने कितने पढ़े हैं सर? हमने 2 कलर मोड पढ़े थे, एक RGB, होते वैसे 3 हैं और हमने 2 पढ़े CMYK के। इसे हम प्रिंटिंग के लिए करते थे और इसे हमने मॉनिटर के लिए पढ़ा था। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉनिक गन्स होंगी वो 3 होंगी, एक RGB, तीनों होंगी। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। आगे क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 हो गया। अब 16 की बात करते हैं। ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है? ब्लूटूथ के फाउंडर कौन है? ब्लूटूथ यानी आप देखेंगे तो स्टीव जॉब्स नहीं है, चार्ल्स बेबेज, क्योंकि कंप्यूटर के फाउंडर है। स्टीव जॉब्स का भी नाम मैंने सुना है, नहीं है, वो भी नहीं है। मार्टिन कपूर नहीं, इंडियन तो हो ही नहीं सकते, इंडियन तो हो ही नहीं सकते। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, जाप हॉस्टन हमारे ब्लूटूथ के फाउंडर हैं या डेवलपर, बोलो बात एक ही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक का उपयोग ईमेल एड्रेस के पार्ट में हम लोग नहीं कर सकते? ईमेल एड्रेस, अच्छा उपयोग करते हैं भाई, नहीं कर सकते हैं भाई, कर सकते बताना। तो ईमेल में तो सिर्फ एक ही साइन हम लोग यूज करते हैं, क्यों? क्योंकि यही वो साइन है जो हमें दोनों पार्ट में डिवाइड करता है। पार्ट 1 होता है, ये हमारे पास पार्ट 2 होता है। पार्ट 2 को हम डोमेन नेम के नाम जानते हैं, पार्ट 1 को हम यूजर नेम के नाम से जानते हैं। तो $@ होता है, आप सभी को पता है, यही हमारे पार्ट को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 18। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेल में पहले से बनी डिजाइन की गई एक स्प्रेडशीट है जिसका उपयोग शीघ्रता से एक नई वर्कबुक बनाने के लिए किया जाता है? यानी नई बुक हमें क्विकली बनानी है तो हम पहले से डिजाइंड स्प्रेडशीट को लेंगे। तो वो क्या होगा? तो पिवट टेबल होती है, अकाउंट नहीं, सबको पता है, पहले से बनी कोई फाइल है ना, तो वो टेम्पलेट होती है, चाहे तो MS वर्ड की हो, एक्सेल, पावर पॉइंट, किसी की भी हो, उसे हम टेम्पलेट कहते हैं। और आपको याद हो, ये ईयर आप ना पढ़े तो ज्यादा अच्छा है। किस ईयर में पूछा है आप इग्नोर कर दिया करें, वो किसी में भी पूछा हो, 16 हो, 19 हो, 7 हो, फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ MS एक्सेल आपके लिए इंपोर्टेंट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, टोनर कार्टेज यूज इन प्रिंटर। टोनर किस में यूज होता है? टोनर सर आपको याद हो तो टोनर को हमने लेजर के साथ ट्रीट किया था, क्योंकि प्रिंटिंग के लिए जो हमारे पास मतलब रेस्पॉन्सिबल होता है लेजर में, वो टोनर ही होता है। बाकी डॉट मैट्रिक के लिए मैंने आपको रिबन बताया था, क्या रिबन, और एक और पढ़ा था हमने इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर के साथ हमने किसको रखा है सर? इंक कार्टेज को रखा है, कार्टेज, इंक कार्टेज। ठीक है, यस। आगे क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है? 20 ये कह रहा है, मैं इसे बताता हूं, यहां से बताऊं। विच प्रिंटर यूज हीट पेन टू बर्न इमेज ऑन टू हीट सेंसिटिव पेपर? समझ में आया? हिंदी में आपकी मदद कर देता हूं, यानी सेंसिटिव हीट पेपर पर इमेज को बर्न करके जो प्रिंट करता है, और प्रिंट करने के लिए पिंस का उपयोग करेगा। तो पिंस में देखो, लेजर में पिंस आती नहीं है, इंकजेट में हमने पढ़ी नहीं है, तो ऑप्शन थर्मल लगाएंगे। अब बोलोगे एलईडी प्रिंटर होता है? बिल्कुल होता है भाई, बिल्कुल पढ़ा है हमने, लेकिन थर्मल में बर्निंग के माध्यम से हमारी जो इमेज है ना, वो हमारे पेपर पर जनरेट होती है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि लेजर और इंकजेट की क्वालिटी कि ये लेजर टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं, करता तो थर्मल भी है, लेकिन यहां पर बर्निंग होता है, और बर्निंग के लिए पिंस का यूज होगा किसी, क्योंकि लेजर में हमने टोनर और इंक में कार्टेज को पढ़ रखा है, तो इसीलिए आप ऑप्शन नेक्स्ट के साथ चले जाएंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
सीडी की सतह पर, यानी सीडी का जो सरफेस है उस पर ऑडियो सिग्नल डैश के कॉम्बिनेशन के रूप में स्टोर किए जाते हैं। लेजर पैटर्न के आधार पर हेक्साडेसिमल में नहीं, मैग्नेटिक पैटर्न में नहीं, मैग्नेटिक में तो होगा ही नहीं क्योंकि सीडी हमारी ऑप्टिकल होती है, मैग्नेटिक में आप लोग नहीं जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ये भी हटा दिया, ये भी हटा दिया। अब लेजर पैटर्न लगाएं या पिच लगाएं। सर ये पिच क्या होती है, मैं आपको पिच का डेफिनेशन बता देता हूं। दो ट्रैक के बीच में, जो हमारे ट्रैक होती है जिसमें हम डेटा को स्टोर करते हैं, उसके बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम पिच के नाम से जानते हैं। और ट्रैक में स्पेस देख रहे हो तो ट्रैक पिच होगा, सेक्टर में देख रहे हो तो सेक्टर पिच होगा। वो पिच मतलब डिस्टेंस, दूरी। तो यहां पर ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर थर्ड ही करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 22 का क्या है? ऑडियो को स्वीकार करने, क्या है? ऑडियो को स्वीकार करने, संयोजित करने, प्रोसेस करने, मॉनिटर करने के लिए प्राइमरी टास्क वाला उपकरण कौन सा है? प्राइमरी मतलब प्राथमिक कार्य करने वाला, यानी प्राइमरी फंक्शन कार्य करने वाला, जो ऑडियो को एक्सेप्ट करता है, कंबाइंड करता है, प्रोसेस करता है और मॉनिटर करता है ऑडियो की। अगर आप पढ़ोगे ना तो ऑडियो डिवाइडर नाम का नहीं होता, ऑडियो जनरेटर भी नहीं होता, ऑडियो क्रिएटर भी नहीं होता, सिर्फ ऑडियो मिक्सर होता है। अगर आप देखेंगे ना, अगर आपने कोई साउंड प्रोग्राम कार्यक्रम देखा हो, साउंड कार्यक्रम देखे हो, जैसे शादी होती है, भजन कीर्तन होते हैं ना, वहां पर ऑडियो मिक्सर होता है। वो क्या करता है, आपके जो ऑडियो मिक्सर होता है वो साउंड को इनपुट कराता है, फिर मतलब इनपुट कराएगा, इनपुट के बाद क्या करेगा, उसके साथ जो भी कॉम्बिनेशन, इन दो साउंड को मिलाना है तो काम कर देगा, प्रोसेस करना है तो कर देगा, उसको आउटपुट कराना है तो आउटपुट भी कर देगा, दोनों मतलब सारे काम करता है मिक्सर। मेरे यहाँ पर है नहीं, जब बड़ा स्टूडियो होता है ना, जो बड़े बड़े स्टूडियो बहुत सारे एग्जीक्यूटिव यूज करते हैं, वहां पर ऑडियो मिक्सर का यूज किया जाता है। आपने देखा जो वॉल्यूम अप एंड डाउन, ऐसे अप एंड डाउन होती नहीं, तो आप ऑडियो मिक्सर गूगल में डालना, आपको पिक्चर नजर आ जाएगी। और बाकी एक भी ऑप्शन ऐसे नहीं जो इस चीज को फॉलो करते हैं, यानी इनवैलिड ऑप्शन। जब इनवैलिड होती है तो फिर उनके साथ हमें डील ही नहीं करना होता। हाँ, जब ऑप्शन करेक्ट होता है तब आप एक बार सोच सकते हो कि सर ये आप बता दो, लेकिन ऑप्शन ही सही नहीं तो फिर मैं क्या करूंगा भाई। लास्ट है क्वेश्चन नंबर जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 23। डेटा की बिट स्ट्रक्चर को संशोधित, एनकोडिंग एंड परिवर्तित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जिसे यह डिस्क पर कम साइज ले, यानी कम जगह ले, यानी हम जब डेटा का वो बिट स्ट्रक्चर क्या है जिसे हम इनकोड करें, चेंज करें, संशोधित करें, मॉडिफाई जिसे बोलते हैं, ये प्रोसेस करने के बाद हमारा जो साइज है ना उसका वो कम हो जाता है। तो साइज रिड्यूस का मतलब है सर डेटा कंप्रेशन है। क्या करेंगे, डेटा के साथ आप कंप्रेशन कर दीजिए, क्योंकि जब साइज कम करना है तब हम कंप्रेशन हम लोगों ने डील किया था। कंप्रेशन इज द साइज रिड्यूस की बात करता है, और यहाँ पर डिस्क पर कम जगह लेगा मतलब साइज कम की बात हो रही है। ठीक है, 24 कितना है सर? 24 भाषण, यानी जो भी स्पीच होती है और जो वॉइस है, सिमुलेशन के संबंध में वोकोडर क्या होता है? वोकोडर क्या होता है? वही अगर आप बात कर रहे हैं स्पीच और ऑडियो की, तो वहां पर ऑडियो प्रोसेसर एमपी फाइल शोर नाम का, स्पीच में शोर नहीं, फिल्टर बिल्कुल नहीं, प्रोसेसर ही होगा। जैसे पॉडकास्टिंग होती ना वैसे ही। ठीक है, आगे क्वेश्चन नंबर 25 भाई, क्रिप्टोग्राफी का क्वेश्चन है 25 वाला।
हैज वैल्यू पूछा है। हमने क्रिप्टोग्राफी के टाइप में 3 पढ़े थे, असाइमेट्रिक, साइमेट्रिक और हैज वैल्यू। हैज वैल्यू के सृजन के दौरान हैज फंक्शन होता है। तो आपको पता है कि हैज फंक्शन 1 वे होता है। अब देखो मार्गी, 1 मार्गी है, 2 मार्गी है, 3 मार्गी, 3, सिर्फ 1 मार्गी होता है। इसमें क्या होता है कि इसमें डेटा या फिर हमारा जो मैसेज है उसे इनपुट कराया जाता है और इनपुट करने के बाद उसे प्रोसेस करेगा और प्रोड्यूस करेगा फिक्स्ड साइज स्ट्रिंग ऑफ कैरेक्टर, मतलब एक फिक्स साइज के कैरेक्टर का एक स्ट्रिंग जनरेट करेगा जिसे वो यूजर डिकोड कर सकता है अकॉर्डिंग टू डाइजेस्टर। और मैथमेटिकल वैल्यू रहती है इसमें, मैथमेटिकल, ये याद रखना, हैज वैल्यू मैथमेटिकल होता है। बाकी असाइमेट्रिक और साइमेट्रिक में आपने कीज की मदद ली थी, की, सीक्रेट, पब्लिक, प्राइवेट, जानते हैं ना कि भूल गए, भूलना मत भाई। क्रिप्टोग्राफी आपके लिए इंपोर्टेंट है, पूछा जाएगा पेपर में, तो भाई इतनी जल्दी मत भूलना। 1 मार्गी, 1 वे हमारा इनक्रप्शन, 1 वे क्या बोलते हैं, 1 वे क्रिप्टोग्राफी का टाइप होता है सॉलिड फॉन्ट। भाई सॉलिड फॉन्ट प्रिंटर किस कैटेगरी में आता है, टाइप प्रिंटर पूछा भाई, तो इम्पैक्ट में आएगा, इम्पैक्ट में, क्योंकि थर्मल होता नहीं है। थर्मल नाम का हमने कोई प्रिंटर कैटेगरी नहीं पढ़ी है, ना लेजर पढ़ी है, ना इंकजेट पढ़ी है, सिर्फ हमने 2 ही कैटेगरी पढ़ी थी अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी। एक इम्पैक्ट होता है, एक नॉन इम्पैक्ट हमने पढ़ी है और ऑप्शन में एक ही लिखी है। हाँ, एक कैटेगरी और थी अकॉर्डिंग टू स्पीड, तो वहां पर हमने 3 पढ़ी। स्पीड की तो कुछ बात इसमें हो ही नहीं रही है, तो उसे हम तो इग्नोर कर देंगे। आ गया क्वेश्चन नंबर 27 मतलब 27। सर यदि पिंग कमांड उचित समय में स्थान का पता नहीं लगाता, मतलब पिंग कमांड अगर आपने रन की तो सही समय में उसे लोकेशन नहीं पता, तो निम्नलिखित में से कौन सा मैसेज कमांड प्रॉम्प्ट की स्क्रीन पर दिखाई देगा। ये वो क्वेश्चन है, हो सकता है आपको ना पता हो, लेकिन ऑप्शन के साथ डीलिंग करोगे तो हो सकता है कि आप उसे कर पाए। यानी पिंग कमांड, सर पिंग कमांड का यूज क्यों करते हैं, जब इंटरनेट को हमें ट्रैकिंग करनी, स्पीड चेक करना है, तब हमारा मतलब पिंग कमांड का हम लोग यूज करते थे। तो इंटरनेट के संबंध में है, तो लोकेशन फाइंड नहीं हो रही तो हमें हमारे पास मैसेज का आएगा, पेज कैन नॉट बी डिस्प्ले, पेज दिखा नहीं सकता, रिक्वेस्ट टाइम आउट, यानी जो रिक्वेस्ट करी वो टाइम आउट हो गया, कैन नॉट कनेक्ट द मैसेज, या फिर रिप्लाई फ्रॉम अननोन होस्ट। तो रिप्लाई फॉर अननोन होस्ट आप लोग हटा देंगे। अब 2 ऑप्शन में आप लोग फंस सकते हैं, एक तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, एक ऑप्शन नंबर सेकंड में, यानी पेज दिखाई ही नहीं दे रहा है या फिर रिक्वेस्ट है उसका टाइम आउट हो गया है। तो जब हमें प्रॉपर समय पर लोकेशन आइडेंटिफाई ना हो तब वो हमारा जो रिक्वेस्ट है वो टाइम आउट हो जाता है। जैसे हम बहुत सारी वेबसाइट, ई कॉमर्स की वेबसाइट होती है, जब हम पेमेंट करते हैं तो जो पेमेंट का समय होता है, अगर उस बीच हमने पेमेंट नहीं किया तो वो सेशन आउट कर देता है। क्यों? क्योंकि सही प्रॉपर जो समय दिया उसके अंदर आप काम नहीं कर पाए। तो यहाँ पर पिंग कमांड भी कुछ इस प्रकार ही काम करता है, यानी उचित समय में जो समय दिया गया था उस समय में लोकेशन फाइंड नहीं कर पाया तो हमारा टाइम आउट हो जाएगा। तो जो रिक्वेस्ट भेजी गई थी उसका टाइम आउट हो जाएगा, जैसे पेमेंट का सेशन आउट होता है, सेम वैसे ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन 28। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ बेस सेल स्क्रिप्टिंग फाइल। हमने सेल के 3 टाइप पढ़े थे, उसमें से बेस सेल स्क्रिप्टिंग फाइल का एक्सटेंशन पूछा था, SH होगा। वन सेल, सी सेल, कौन सेल जिसे बोलते हैं, सी सेल को पढ़े हैं, सेल के टाइप लाइनेक्स में पढ़ाए थे।
आगे 29, ये क्वेश्चन तो किसी बुक में नहीं, लेकिन आपकी ये प्रैक्टिकल दैनिक जीवन के ऊपर है। कैसे क्वेश्चन पढ़ता हूं मैं, पढ़ते ही आपको समझ में आएगा। व्हाट्सएप के माध्यम से भेजे जाने वाली कोई भी चीज एक फीचर्स के द्वारा सुरक्षित होती है। मतलब व्हाट्सएप पर हम कुछ भी भेजें तो वो सुरक्षित रहती है, लेकिन उसके पीछे एक फीचर्स होता है जिसे आपके और प्राप्तकर्ता के अलावा कोई भी आपके भेजे गए मैसेज या कॉल्स को पढ़ या सुन नहीं सकता। तो वो फीचर्स क्या है? यानी आपने मैसेज किया तो जिसको भेजा है सिर्फ वही सुनेगा, पढ़ेगा, इसके अलावा कोई नहीं देखेगा। इंग्लिश में भी देख लो आप, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले भी स्टूडेंट हैं हमारे पास। तो यहां पर पूछा जा रहा है कि अगर आप व्हाट्सएप करते हैं, व्हाट्सएप ध्यान रखना, व्हाट्सएप में किसी का नंबर डालना, किसी को मैसेज करना, आप कोई मैसेज करना व्हाट्सएप पर, आप सिंपल से जब कोई मैसेज करते हैं ना, मैसेज, तो मैसेज करने पर आप सबसे टॉप पर ही देखना। जब किसी को मैसेज करते हैं ना फर्स्ट टाइम, जैसे मेरे पास कोई मैसेज आया, किसी व्यक्ति ने किया है ना, किसी व्यक्ति ने मैसेज किया, नया कोई मेंबर मैं ढूंढता हूं, कोई नया मेंबर हो, नया मेंबर मेरे पास अभी कोई मैसेज नहीं आया। सर मेरा सीपीसीटी अगर मैं आपको स्क्रीनशॉट के तौर पे दिखाऊं, नंबर चला जाएगा। तो जब किसी को मैसेज करते हैं तो ऊपर ही लिखा रहता है मैसेज एंड कॉल्स, येलो में लिखा रहता है मैसेज एंड कॉल्स आर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड, नो वन आउटसाइड ऑफ दिस चैट, नॉट इवन व्हाट्सएप कैन रीड और लिसन टू देम, टैप टू लर्न मोर। आप इसे और भी पढ़ सकते हैं। तो आप व्हाट्सएप पर देखना, व्हाट्सएप पर आपको खुद ब खुद नजर आएगा। शायद मैं अगर दिखा पाऊं तो इस प्रकार का कुछ मैसेज होता है, नंबर में नहीं दिखाना चाह रहा, ये मैसेज होता है येलो में, तो यहाँ पर क्लियर लिखा रहता है। तो ये डायरेक्ट मैसेज है, अगर आपने कभी मैसेज किया हो व्हाट्सएप पर तो ये आता है, एंड टू एंड एनक्रिप्शन बोलते हैं इसे। 30, which of the following is not a field of सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट? सॉफ्टवेयर की बग रिपोर्ट होती है, जब सॉफ्टवेयर बग रिपोर्ट का मतलब क्या है, जब हम सॉफ्टवेयर बिल्ड करते हैं तो सॉफ्टवेयर में जो एरर्स आती हैं, उन एरर में जो रिपोर्ट के फील्ड आएंगे, फील्ड मतलब कैटेगरी, तो कौन सी कैटेगरी नहीं होती, लाइंस ऑफ कोड नहीं है, डिफेक्ट आईडी, डिफेक्ट टाइटल, एनवायरमेंट। तो पहले बात यह आती कि सर हमारे वो सॉफ्टवेयर की जो बग रिपोर्ट है उसके फील्ड एक्चुअली में होते कौन कौन से हैं। तो अगर मैं फील्ड की बात करूं तो एक बग नंबर या बग आईडी होता है, जो आपको ऑप्शन नंबर 2 में नजर आ रहा है, डिफेक्ट आईडी। दूसरा अगर मैं बात करूं तो बग टाइटल होता है, जो डिफेक्ट टाइटल के नाम से दिया है ऑप्शन नंबर 3 में। तीसरा प्रायोरिटी होता है, जो कि ऑप्शन में नहीं, लेकिन प्रायोरिटी नाम से भी हमारे पास फील्ड होता है। चौथा प्लेटफॉर्म होता है, जो कि एनवायरमेंट के नाम से भी जाना जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में लिखा है। इसके बाद डिस्क्रिप्शन होता है, स्टेप टू रिप्रोड्यूस होता है, एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजल्ट होता है, और हमारे पास स्क्रीनशॉट। ये वो फील्ड हैं जो हमें बग की रिपोर्ट में मिलते हैं। तो आप यहां से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो लाइन ऑफ कोड है, इस नाम का कोई बग फील्ड नहीं होता। तो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। बाकी आप आईडी, टाइटल, एनवायरमेंट, ये सारी डिस्क्रिप्शन, ये सारे वो फील्ड है जो बग रिपोर्ट में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, इंटरनेट पर भेजी जाने वाली इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड, उसे क्या भाई पैकेट
सबको पता है कि जब मैसेज भेजा जाता है ना इंटरनेट पर तो वो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड किया जाता है। 30 कौन सा है? 32 32 नंबर का है भाई, 32 यानी 32 नंबर का। मेमोरी या डिस्क का वह एरिया जो अन्य यूजर द्वारा भेजे गए ईमेल को स्टोर करने के लिए असाइन किया जाता है। मतलब मेमोरी का वो इस प्लेस जहां पर कोई यूजर अगर मैसेज भेजता है तो उसे क्या करेगा? स्टोर करेगा। तो स्टोर करने के लिए पोस्ट ईमेल नाम का हमने कुछ नहीं पढ़ा, हमने पोस्ट बॉक्स का कुछ नहीं पढ़ा, ड्राफ्ट बॉक्स जरूर पढ़ा था, ड्राफ्ट बॉक्स हमने पढ़ा है। अगर मैं ड्राफ्ट बॉक्स की बात करूं, सॉरी वन ड्राइव ड्राफ्ट बॉक्स होता है, वैलिड ऑप्शन है। ड्राफ्ट बॉक्स जो होता है ना वो क्लाउड स्टोरेज है। मेल बॉक्स है, मेल बॉक्स वो सर्वर प्लेस है जहां पर आपके द्वारा भेजे जाने वाले ईमेल को स्टोर किया जाता है और आप जिन ईमेल को रिसीव करते हैं वो भी इसी मेल सर्वर से आते हैं। ठीक है, तो दोनों केस में स्टोर होता है, यानी ट्रांसमिट और रिसीव दोनों केस में हमारा ये मेल बॉक्स काम करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट। अगर आप मेल से रिलेटेड टर्म को लेकर चलते तब भी आप इस क्वेश्चन को लगा सकते थे, पता तो बता ही देते। सर्च इंजन कौन सा है भाई? सर्च इंजन गूगल इज द करेक्ट आंसर, गूगल सर्च इंजन है। फायरफॉक्स हमारा ब्राउजर है, नेटस्केप नेविगेटर भी हमारा ब्राउजर है। ये ऑप्शन हमारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आता है, तो ऑप्शन गूगल। हाँ, अगर क्रोम होता क्रोम तो क्रोम वेब ब्राउजर में आता, ध्यान रखना इस चीज को। गूगल क्रोम वेब ब्राउजर और गूगल हमारा सर्च इंजन, ये तो आपको पता ही होगा, इंटरनेट में सबसे बेसिक सा क्वेश्चन है डाउनलोड अपलोड के बाद। अगला क्वेश्चन जो भी नंबर है, क्या नंबर है? आई थिंक 34 होना चाहिए, 34 ही है। डैश इज अ प्रोग्राम दैट प्रोवाइड एक्सेस टू वेब रिसोर्सेज, यानी वो कौन सा प्रोग्राम है जो वेब रिसोर्सेज को एक्सेस करने की। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा सरल है, क्योंकि वेब को अगर हम इंटरनेट पर प्रोग्राम की बात करें जो इंटरनेट को एक्सेस करने की बात करें, सर वेब ब्राउजर इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि वेब ब्राउजर एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम होता है जो वेब को एक्सेस करने की परमिशन देता था, वही पूछा जा रहा है। यानी सर्च इंजन का क्वेश्चन भी सरल है और वेब ब्राउजर का क्वेश्चन भी सरल है, तो आप इन दोनों क्वेश्चन को इजी में ही रखना तो सही है, अदरवाइज आप लोग थोड़ा सा और पढ़ने की जरूरत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। डैश इंटरनेट नेविगेशन का एक रूप है। नेविगेशन समझते हैं? नेविगेशन मतलब एक जगह से हमें दूसरी जगह मूव करना, मतलब एक साइड से हमें दूसरी साइड पर जाना है, उस केस में नेविगेशन का हम यूज करते हैं, जो एक यूजर को एक ही विंडो पर कई वेब पेज ब्राउज करने की अनुमति देता है। यानी हमने एक ही ब्राउजर ओपन किया, उस पर मल्टीपल पेजेस के साथ हम ब्राउज कर सकते हैं। मतलब ये कि हमारा एप्लीकेशन का इंटरफेस तो एक ही रहेगा, लेकिन मल्टीपल फाइल के साथ हम डील करें, सर वो टैब होता है। आपने पढ़ा भी था कि जब हम कंट्रोल एन करते हैं तो नया टैब ऑन होता है, तो टैब ब्राउजिंग होती है। जो आपने कभी ब्राउज किया तो ब्राउज के बगल से आपका प्लस का साइन होता है जो कि नए टैब को इंडिकेट करता है, और जब किसी यूआरएल को हम ओपन करते हैं तो वो खुद पूछता है कि इस यूआरएल को इसी विंडो में आगे बढ़ाना है या फिर इसे एज अ विंडो के फॉर्म में खोलना, दोनों केस में जाता है। तो जब उसी ब्राउजर में आगे बढ़ाएंगे तो नए टैब के फॉर्म में आएगा, और सेपरेट विंडो के फॉर्म में जाएंगे तो सेपरेट विंडो अलग से प्रोग्राम का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। तो दोनों केस में आप लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन था, यानी हो सकता है कि आपने ये क्वेश्चन बुक्स या फिर प्रैक्टिस में नहीं देखा हो, लेकिन क्वेश्चन ऐसा है कि आप डीलिंग कर जाओगे। डीलिंग जरूरी होती है मेन, क्योंकि ये तो कोई भी सिखा देगा कि ये क्वेश्चन आपके पढ़ा है तो वो तो आप कर ही लेंगे, वो आप खुद ही कर सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ा नहीं उसके साथ डीलिंग कैसे चाहिए
वो ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल जो पेपर का पैटर्न है, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम ले लो, उसमें हमेशा प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं जो हम दैनिक जीवन में यूज करते हैं। तो इसके लिए तो फिर आपको एफर्ट डालने होते हैं। 36, क्वेश्चन नंबर 36 क्या है? निम्नलिखित में से एमएस वर्ड में ईयर नहीं पढ़ता। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैं कभी ईयर नहीं पढ़ता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको सिखाया ही ऐसे है कि आप कोई भी ईयर आए आप क्वेश्चन कर जाओगे। तो एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ या सेक्शन की शुरुआत सजावटी एलिमेंट, भाई सजावटी आ गया तो ड्रॉप कैप यानी लगा देंगे, और उधर कैपिटल लेटर भी लिखा है। तो ये सिंपल सा ड्रॉप कैप की डेफिनेशन से रिलेटेड है। मुझे नहीं लगता कि अगर आपने एमएस वर्ड पढ़ा हो और ये क्वेश्चन आपसे रह जाए, क्योंकि ड्रॉप कैप का डेफिनेशन ये था जिसमें पहला लेटर बड़ा हो जाता है। JRE क्या है? JRE का फुल फॉर्म क्या है? पहला ऑप्शन है जावा रनिंग टाइम इन्वायरमेंट है। जावा सिर्फ आपको एक ही लेटर आपको डिफाइन करेगा। रनिंग टाइम है, रियल टाइम, रियल है, रेयर है या फिर रियल है। तो रियल वाले दो ऑप्शन है, तो आप रियल वाले दोनों ऑप्शन उठा दो, रियल वाला तो आएगा नहीं, ये कंफर्म है। अब रेयर बताएं या रनिंग टाइम बताएं, तो करेक्ट आंसर के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि JRE क्या होता है। सर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है, यानी JRE हमारा एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोडिंग के लिए करते हैं जावा एप्लीकेशन के लिए, जिसे हम JVM को एग्जीक्यूट कर पाए, या फिर ऐसे बोले कि अगर हमें करंटली रन करना है जावा प्रोग्राम जिनकी हमें रिक्वायरमेंट है, तो उसके लिए हमें जावा रन एनवायरनमेंट की जरूरत पड़ती है, जो हमारे करंटली रिक्वायर्ड प्रोग्राम को क्या करेगा सर? एग्जीक्यूट करेगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट। यानी एक्सप्लेनेशन आपके एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा, बट जरूरी है कभी अगर पूछ लिया, वैसे तो आप बेझिझक होके जाना। इतना जावा का डीप। चलिए भाई, भीम का फुल फॉर्म। एक स्टूडेंट तो ऐसे भी थे जुलाई में जिन्होंने भीम का फुल फॉर्म गलत कर दिया था। भीम का फुल फॉर्म गलत कर दिया था भाई, भारत इंटरफेस फॉर मनी। भीम मतलब भारत होगा। ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये तो भाई आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आप उलझोगे नहीं। क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 एक सिंपल प्रोग्राम है जो प्रिंट सर्वर या कंप्यूटर प्रिंट पर सबमिट किए गए ऑल प्रिंट कमांड का मैनेजमेंट करता है। यानी हमारे प्रिंटिंग सर्वर पर जितनी भी प्रिंटिंग के लिए कमांड आएंगी उन सबको मैनेज करता है। अगर आपको याद हो तो आपने प्रिंटिंग के लिए देखो, प्रिंट मैनेजर नहीं पढ़ा, प्रिंट पूल नहीं पढ़ा, प्रिंट सर्विस, प्रिंट स्पूरल पढ़ा है, और प्रिंट बफर, दो शब्द आपने पढ़े प्रिंट टर्मिनोलॉजी के अंदर, बाकी ऑप्शन एक भी नहीं पढ़े। अब जो प्रिंट बफर था वो हमारी प्रिंटिंग कमांड को स्टोर करता था, और प्रिंट स्पूल हमारे प्रिंटिंग कमांड्स को या प्रिंटिंग टास्क को, जो भी आप बोले, उनको मैनेज करता है। ये दोनों शब्दों में यही डिफरेंस था बफर और स्पूल के अंदर। याद रखना, स्पूरल हमारा मैनेज करता है, बफर स्टोर करता है। ठीक है, और ये मेमोरी की एक लोकेशन में किया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। लेकिन क्वेश्चन के आंसर से ज्यादा जरूरी था जो एक्सप्लेनेशन, जो प्रिंट बफर को डिफाइन करता है और स्पूरल को डिफाइन करता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 विच ऑफ द फॉलोइंग रिवन, ठीक है भाई, रिवन टैब जिसमें फॉन्ट अवेलेबल है। भाई फॉन्ट सही, ये तो बहुत ज्यादा सरल है। होम टैब में ही फॉन्ट होती हैं, पैराग्राफ हो गया, क्लिपबोर्ड, स्टाइल एडिटिंग, ये सब फॉन्ट में हमारे होम में ही आते हैं। और फॉन्ट के अंदर भी हमारे पास
कमांड्स थी ग्रुप के अंदर, ठीक है, ये भी आसान है। क्वेश्चन नंबर 40 हो गया। 41, वो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉपुलर क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ऐसी लैंग्वेज जो क्लाइंट साइड यानी क्लाइंट यूज करता है। क्लाइंट देखो, जावा CSS है ना, ये हमारी CSS क्लाइंट हम लोग यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। इसके अलावा जैसे HTML यूज करते हैं, जावा स्क्रिप्ट यूज करते हैं, ये क्लाइंट साइड है हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सर्वर में जावा, C++, आई थिंक जावा स्क्रिप्ट को देखना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट को देखना पड़ेगा कि वो क्लाइंट में आती है सर्वर में। तो जो सर्वर साइड लैंग्वेज होती है उसमें हमारी जावा स्क्रिप्ट को हम क्लाइंट में नहीं रखते, सर्वर में रखते हैं, ठीक है। और जावा हो गया। एचटीएमएल को भी हम वहीं पे रखते हैं, एचटीएमएल को भी हम जावा स्क्रिप्ट सॉरी सर्वर में रखेंगे। एक बार फिर से लिख लीजिएगा, सर्वर में आपकी जावा स्क्रिप्ट, एचटीएमएल, पाइथन, रूबी, पीएचपी पूछा गया है पीएचपी के बारे में, एएसपी जो कि माइक्रोसॉफ्ट की लैंग्वेज है। अगर पूछा जाए कि हमारे पास क्लाइंट साइड, यानी क्लाइंट साइड में तो आपका एक ऑप्शन तो लिखा ही है, जैसे CSS हो गया, और CSS के अलावा वेब स्क्रिप्टिंग के लिए हम किसका यूज करते हैं, यानी HTML। तो भैया HTML दोनों में आएगी, HTML आप दोनों में रखोगे, उसके बाद जावा स्क्रिप्ट भी दोनों में आ जाएगी भाई, दोनों में आएगी, दोनों में। हाँ जी, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला है, बट प्रयास हो जाएगा। HTML भी रख लेना, आप HTML रख लेना, दोनों में आ जाती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। यानी जिन्हें हम यूज करते हैं, हम वो होता है क्लाइंट, और जो सर्वर बेस्ड यानी सर्वर को जो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए जो लैंग्वेज है, यानी ऐसे लैंग्वेज जिसमें हम क्लाइंट के लिए बनाए गए सॉफ्टवेयर, डिजाइन किए गए सॉफ्टवेयर रहते हैं। और सर्वर यानी सर्वर पर जो काम करते हैं, सर्वर समझते हैं, सर्वर तो जानते होंगे, जो जहां पर हम वर्चुअली डेटा को स्टोर कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, ये तो भाई आप कर ही जाओगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं आनी। यानी टॉगल की बतानी है, तो टॉगल की में ना तो ये आती ना ये आती, सिर्फ इन दोनों में से एक आएगी, जो हमारे इनेबल और डिसेबल मोड में आती है न्यूमेरिक कीपैड में। सर ये आंसर होगा ऑप्शन नंबर पहला, सही है ना। टॉगल में निकालो तो भी दो ऑप्शन, वैसे लगाओगे तब भी दो ऑप्शन, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो ही जाते हैं। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा फीचर्स डॉक्यूमेंट में नॉर्मल टाइपोग्राफी एरर को ऑटोमेटिक रूप से ठीक कर सकता है। नॉर्मल ऑटोमेटिक करेक्ट की बात आ रही है, तो ऑटो करेक्ट के साथ हम लोग जाएंगे, क्योंकि ना तो ऑटो फॉर्मेट, ना ऑटो फिल, ना ऑटो अपडेट, ये ऑप्शन एरर के साथ ऑटोमेटिकली डील नहीं करते, क्योंकि ऑटो करेक्ट ही हमने पढ़ा है। जिनको डेफिनेशन समझ में नहीं आया फिर भी कर सकते हैं। निम्नलिखित में से सर्वर साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का सबसे कम उपयोग किया जाता है, यानी ऐसी लैंग्वेज जो सबसे कम उपयोग होती है। तो PHP सबसे ज्यादा, जावा स्क्रिप्ट, ASP अगर पूछा जाए तो ये माइक्रोसॉफ्ट की है। C सबसे कम यूज होती, सबसे कम, क्लाइंट के लिए ज्यादा यूज।
हाउ मेनी पैराग्राफ अलाइनमेंट, भाई एमएस वर्ड में कितने अलाइनमेंट आप बोलोगे? 4। कौन कौन से सर? लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। इसमें कुछ है ही नहीं, इस क्वेश्चन में दम है ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट एन एग्जाम्पल डिजिटल वॉलेट, डिजिटल वॉलेट का एग्जाम्पल नहीं है। गूगल पे बिल्कुल होता है, फोन पे बिल्कुल होता है, भीम बिल्कुल होता है, लेकिन पर्स ये फिजिकल वॉलेट है। यानी डिजिटल मनी को जो स्टोर करे भाई, तो पेमेंट वाले गेट पे। 47वां क्वेश्चन है, मेलिंग टैब के अंतर्गत उस ग्रुप का पहचान करें जो जिसमें केवल 2 आइकॉन होते हैं। सर ये तो बहुत क्लियर है, कौन सा? क्रिएट वाला। क्यों? क्योंकि इसमें 2 ही ऑप्शंस आते हैं, एनवलप और लेबल। अगर हम स्टार्ट मेल मर्ज की बात करें तो इसमें सिर्फ 3 ही रहती हैं, तो स्टार्ट मेल मर्ज, रेसिपिएंट और एडिट वाला, ठीक है ना। फिनिश में हमारे पास एक ही रहता है। अब राइट में इसमें मल्टीपल रहते हैं, काउंटिंग नहीं की है बट जरूरत नहीं है। 48 बैकग्राउंड ऑफ एनी वर्ड डॉक्यूमेंट। जब ये क्वेश्चन आया था जुलाई में, बहुत सारे लोग इसमें क्या कर रहे थे, वो लगाया था, क्या कहते हैं, ऑब्जेक्शन, कि सर इस पर ऑब्जेक्शन क्यों नहीं लगेगा। तो किसी एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट का बैकग्राउंड कैसा होता है, ध्यान से पढ़ना। हमेशा सफेद होता है। क्या जरूरी है हमेशा सफेद? आप उसे ब्लैक कर दो, हो जाएगा सर? बिल्कुल हो जाएगा। हमेशा काला बिल्कुल नहीं, बदला नहीं जा सकता, बिल्कुल बदल सकते। किसने बोला आप नहीं बदल सकते? डिजाइन टैब के तहत आप रंग का बदलाव कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं भाई, जैसा हम चाहे वैसा बैकग्राउंड हो सकता है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाता कि हमारे एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट का कलर डिफॉल्ट कैसा आता है, तो उसे आप वाइट कर सकते थे। जब तक डिफॉल्ट नहीं पूछा जाए तो आप जैसा लगाएं वैसा कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49 क्या है? वो कौन सी की है जिनमें से संयोजन क्लिपबोर्ड का कंटेंट किसी डॉक्यूमेंट में पेस्ट कर, भाई पेस्ट के लिए आप बोलो कंट्रोल वी, सीधा चले। इसमें मुझे नहीं लगेगा मैं इसके सॉल्यूशन कराने के लिए आपके सामने हूं, आप खुद ही कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 50, इंटरनेट पर 2 या 2 से अधिक लाइव वर्चुअल कनेक्शन सर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज द करेक्ट आंसर। क्योंकि जो मीटिंग की बात आती है तो कॉन्फ्रेंसिंग के साथ हमें जाना होता है। मीटिंग, इसमें हमारा वीडियो भी आता है, ऑडियो भी आता है, इमेज भी आता है, सब कुछ आता है। 51वां क्वेश्चन है भाई। 51वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस डिवाइस का नाम बताइए जो इंटरनेट से जुड़ने के लिए एनालॉग सिग्नल को डिजिटल, सर मॉडेम इज द करेक्ट आंसर। क्यों? क्योंकि ये मॉड्यूलेटर और डिमॉड्यूलेटर दोनों पर काम करता है, यही हम लोगों ने पढ़ा है, यही बताएंगे ना, बस हो गया काम, और क्या चाहिए आपको। 52 लास्ट क्वेश्चन है, विंडो मूवी मेकर इज एन एडिटर, यानी विंडो मूवी मेकर है, वो कैसा सॉफ्टवेयर है? फोटो एडिट वाला, टेक्स्ट एडिट वाला, ऑडियो टेक्स्ट वाला? नहीं, क्योंकि मूवी है तो वीडियो के साथ तो हमें जाना ही पड़ेगा भाई। सही बात है ना, लॉजिक वाला सवाल है, पता नहीं है तब भी कर जाएंगे आप, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा एफर्ट तो डालना ही होगा, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारे 22 जुलाई के सेकेंड शिफ्ट के पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें हमने 52 क्वेश्चंस को किया। अब हमारे इन शिफ्ट फर्स्ट और सेकंड के 23 वाले क्वेश्चंस बचे हुए हैं, यानी मैथ्स और रीजनिंग वाले। इसका मैं सेपरेट सेशन इसीलिए लेता हूं क्योंकि काफी स्टूडेंट को खुद को मैथ्स आता है तो वो खुद ही कर लेते हैं, फिर उस वीडियो में आने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस मैथ्स और रीजनिंग वाले वीडियो में उन स्टूडेंट का
जरूरी हो जाता है जिनको मैथ्स और रीजनिंग थोड़ा थोड़ा आता है या बिल्कुल नहीं आता। आप लोग मैथ्स रीजनिंग वाले पोर्शन का सॉल्यूशन जरूर देखा करें। पूछो क्यों? क्योंकि मैथ्स तो आता नहीं है, लेकिन मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्यूशन में मैं एक बात की गारंटी जरूर देता हूं कि आपको मैथ्स नहीं आता तब भी 6 में से 2 नंबर मेरी तरफ से हैं, बाकी 4 में आप तुक्का लगाइए जैसे आप लगाते हैं। रियल बात है भाई, क्योंकि मैथ्स के लिए मैं आप सोचोगे यहाँ सीपीसीडी के लिए मैथ्स बढ़ा दें तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हाँ, आपने मैथ्स सीख रखा है तो उसके लिए मैं 6 में से 6 नंबर आपको दे सकता हूँ, क्योंकि उसके लिए सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। और उम्मीद ये लेके आए कि मैं सीपीसीडी के लिए मैथ्स सिखा दूं तो थोड़ा सा क्या ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैथ्स अपने आप में बहुत बड़ा है और सीपीसीडी एग्जाम में सिर्फ 6 क्वेश्चन आते हैं। 6 के लिए पूरा मैथ्स पढ़ना या फिर पढ़ाना मेरे हिसाब से समझदारी नहीं होगी, क्योंकि वो लोग कहते हैं जिनको मैथ्स की जरूरत होती है सर अब मैथ्स छोड़ो, कंप्यूटर पढ़ा दो, मैथ्स का तो हम खुद ही देख लेंगे। इसलिए मैं नहीं पढ़ाता। ठीक है, चलिए बाकी जो भी अपडेट है आपको मिल ही रहे होंगे। बाकी जो लोग व्हाट्सएप से कनेक्ट होना चाहते हैं तो व्हाट्सएप का नंबर भी स्क्रीन पर, आप मेरे साथ व्हाट्सएप से पर्सनली कनेक्ट हो सकते हैं। और ये था सॉल्यूशन, मैंने प्री रिकॉर्ड किया था। ठीक है, तो टेंशन नहीं, लेकिन मैंने पढ़ाया ऐसे कि आपको लगा कि रियल में मैंने लाइव ही लिया है। मेन होता है चीजों को डिफाइन करना। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक, और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब, ये 2 काम कर देना। बाकी हमारा जो क्लासेस चल रही है सेम टाइम पर, रात को 8 बजे, सुबह 8 बजे, वो क्लासेस एज इट इज चल रही है। टॉपिक आपको पहले से बताए जा रहे हैं। मॉक टेस्ट भी हमारे अपलोड हो गए, उनके सॉल्यूशन भी हम लोगों ने अपलोड कर दिए हैं। सुपर क्विज भी दिए, उनके सॉल्यूशन भी आपको दिए हैं। कुछ टॉपिक के रिवीजन बचे हुए हैं, जैसे सॉफ्टवेयर वाला पोर्शन रिवीजन के बेस पे बचा हुआ है, जिसका हमने आज स्टार्ट कर दिया और 2 दिन में हम उसे खत्म भी कर लेंगे। फिर इंटरनेट वाला बचता है। एमएस ऑफिस अभी मैंने हाल ही में पढ़ाया था तो उसका रिवीजन जरूरी नहीं, उसको मैं स्टूडेंट के ऊपर छोड़ूंगा, लेकिन एमएस ऑफिस का कंबाइंड रिवीजन कराऊंगा मैं मेगा क्लास के माध्यम से। पूरा 2-3 घंटे की हम लोग क्लास लेंगे, हो सकता है 3 घंटे प्लस हो जाए। तो जिन लोगों को ऑफिस का रिवीजन करना है वो कंबाइंड वे में उसमें आ सकते हैं। तो रिवीजन मैंने 21 तक फिनिश करने का प्रयास किया, वहीं पर आपके सुपर क्विज भी हो जाएंगे। और जिनको मैथ्स रीजनिंग का पीडीएफ चाहिए वो भी भाई मैथ्स रीजनिंग का पीडीएफ आप मुझसे ले सकते हैं। व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना, मैं आपको भेज दूंगा। और सॉल्यूशन चाहते हैं उस पीडीएफ का तो सोर्स ऑफ सीपीसीटी मैथ्स लिख देना, आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरा, आपको लग रहा है कि सर और क्वेश्चन बता दो इस प्रकार के, तो महा रिवीजन में मैथ्स रीजनिंग के मैं क्वेश्चन कराता हूं, वहां पर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और जो भी छोटी छोटी चीजें हैं वो समय रहते आपको बता दी जाएंगी। कल हम इन दोनों शिफ्ट की मैथ्स और रीजनिंग के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। जिन लोगों को आता है आप लोग देख लीजिएगा, जिनको नहीं आता आप लोग आ सकते हैं। कल हम सेम टाइम पर मिलेंगे जो हमारा टाइम है। मैं लेता हूँ इस वीडियो में विदा, मिलूंगा अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, राधे राधे।